अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, सबसे पहली बात जो है, एसएसबी ने आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया है उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें जैसे न्यूट्रिशन का टॉपिक है, जिसमें इकोसिस्टम का टॉपिक है, इकोलॉजी का टॉपिक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ये मैं आपको पढ़ाऊँगी और इसका अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी जिसमें जितने भी ये लेक्चर्स हैं। तो ये तो पहला लेक्चर है अभी, तो जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट। अब देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, तो काफ़ी सिंपल सी टर्म है एनवायरनमेंट। जो मेरे आसपास जो चीज़ें हैं, मेरे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास क्या क्या है। तो मुझे दिखाई देते हैं प्लांट्स। क्या दिखाई देते हैं? प्लांट्स। तो मैं अपनी कॉपी पे लिखती हूँ, अच्छा तो मेरे सराउंडिंग में प्लांट्स हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी इधर उधर नज़र देती हूँ तो मुझे एक डॉग नज़र आता है, एक कैट नज़र आती है, बर्ड्स नज़र आते हैं, काऊ नज़र आती है, गोट नज़र आती है। दैट मीन्स कि प्लांट्स के साथ साथ मुझे एनिमल्स भी दिख रहे हैं। तो मैं लिखती हूँ ओके, एनिमल्स भी हैं मेरे सराउंडिंग में। उसके बाद और कौन हो सकता है हमारे सराउंडिंग में? ह्यूमंस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन आ गए। तो और कोई रह जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें दिखाई तो नहीं देते बट प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। सॉइल में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, इस मार्कर में प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे हाथों में प्रेजेंट है, ठीक है। हर जगह में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आप किचन में जाओ, अगर आपने कोई वहाँ पे कोई ब्रेड रखा होगा, 2-3 दिन से वहीं पड़ी है, तो वहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, जिसकी वजह से ब्रेड खराब हो जाएगी, खाना खराब हो जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। काफ़ी छोटे टाइनी होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। आप देखो, दूध से जो दही बनता है वो किसकी वजह से बनता है? इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से बनता है। दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन के साथ साथ कौन कौन आता है? माइक्रोब्स भी आते हैं। तो और कोई चीज़ आती है? नहीं, बस यही आता है ना। तो जो इसका मतलब मेरे एनवायरनमेंट में मेरे आसपास जो चीज़ें हैं वो है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एंड माइक्रोब्स। तो क्या इसके बगैर भी और कुछ चीज़ें हैं? जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आती हैं? तो मैं इधर उधर नज़र देखती हूँ तो मुझे माउंटेन नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? माउंटेन नज़र आते हैं। फिर मैं देखती हूँ क्या है? रिवर नज़र आता है, लैंड है, सॉइल है, ठीक है, एयर है, ठीक है। ये सब नॉन लिविंग थिंग है बट है ये प्रेजेंट, मेरे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। दैट मीन्स मेरे एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अब इस टर्म को लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये काफ़ी सिंपल सी टर्म है, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। मैं लिविंग थिंग को बायोटिक कंपोनेंट भी कह सकती हूँ एनवायरनमेंट का। बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग। ये हो गई लिविंग थिंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। मैं इसको इस टर्म से भी बोल सकती हूँ। अब देखो, दो आ गई चीज़ें, एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स आ गए, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब मैं फिर से ये ऑब्जर्व करती हूँ कि क्या ये जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट हैं इस एनवायरनमेंट में, क्या ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं? मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। जैसे इस टाइम एयर प्रेजेंट है, मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रही हूँ थ्रू ईयर, और एक्सहेल क्या कर रही हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स एक इंट्रैक्शन है मेरे बीच और एयर के बीच में। फिर मैं बाहर देखती हूँ, अच्छा प्लांट्स, क्या प्लांट्स भी इंटरेक्ट करते हैं? प्लांट्स करते हैं इंटरेक्ट। प्लांट्स सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल क्या है? सॉइल एक एबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। उस सॉइल के थ्रू जो है वाटर जाता है, वाटर इज अगेन एबायोटिक थिंग। तो पानी से जो है उनको वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो इंटरेक्शन है। एक फ्लावर है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक फ्लावर है, फ्लावर पे एक बटरफ्लाई बैठ गई और वहाँ से उसने नेक्टर जो है वो सक किया, एंड उसमें जो उसके जो लेग्स हैं उस पर पोलन ग्रेन्स जो है स्टिक हो गए, और वो उड़ के गई दूसरे फ्लावर पे, और वहाँ पे जाके उसने पॉलिनेशन की, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफ़र किए। तो ये भी काफ़ी इंट्रैक्शन है इधर से उधर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो, प्लांट्स जो है आगे रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये इस टाइप की इंट्रैक्शन है। तो आप देखो कितनी ही एग्जांपल आपको मिलेंगी अपने एनवायरनमेंट में इस टाइप की इंट्रैक्शंस की। फिर आ गई बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो है, ये बायोटिक
जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो आगे हो गया इंटरेक्शन भी, बायोटिक जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कितने डोमेन्स हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। देखो हमारे एनवायरनमेंट के डोमेन कितने हैं। डोमेन एक हो गया लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मींस लैंड। ठीक है, दूसरा हो गया हाइड्रोस्फीयर, पानी जिसमें ओशंस वगैरह आते हैं, और हो गया एटमॉस्फेयर जिसमें एयर आता है। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं, हम लेते हैं अर्थ। क्या लेते हैं? अर्थ। अर्थ का जो आउटर जो लेयर है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसमें जो है जो सॉइल है ये वाली ये फर्टाइल होती है, तो इस लेयर को कहा जाता है क्रस्ट। ठीक है, ये याद रहा, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। उसके बाद दूसरी लेयर आती है, इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। ये दूसरी लेयर है। उसके बाद तीसरी लेयर, तीसरी जो अंदर से तीसरा जोन है उसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। तो अब क्रस्ट से अगर हम कोर की तरफ जाए, अगर हम इसकी तरफ चले जाए तो टेम्परेचर जो काफी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान कहेगा कि मैं क्रस्ट से यहाँ चला जाऊं, ये तो पहले इम्पॉसिबल है। अगर ये चला भी जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो जैसे हमारे ये आयरन वगैरह है, बाकी जितने भी मेटल है, वो सब जो है यहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। इतना टेम्परेचर, अगर आप किसी गोल्ड है उसको आप इतना टेम्परेचर तो वो पिघल जाएगा, तो आपको टेम्परेचर देना है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, आपको यहाँ मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ओके, हो गया ये। इन केस आपने देखा हो कभी क्या होता है, ये जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, वो लावा फटता है, उस लावा से क्या निकलते हैं, वो जितने भी वो मेटल्स वगैरह हैं वो लिक्विड फॉर्म में ऐसे बहते हैं। फिर जब वो क्रस्ट पे आते हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे उतना नहीं है, टेम्परेचर यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये हो गया लिथोस्फीयर। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ये जो हाइड्रोस्फीयर है, देखो पानी जो है अर्थ पे कितना है, पानी जो है अर्थ पे है 70% तक है। ठीक है, कितना है? 70% है। इसमें से जो है 3% है वो है फ्रेश वाटर। क्या है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जो पीने के लायक पानी होता है, जिसके अंदर नमक प्रेजेंट नहीं होता है, सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो बाकी है 70%, ये सारा खारा पानी होता है, जिसमें क्या होता है? नमक प्रेजेंट होता है, जिसको मैरीन वाटर कहते हैं। जैसे हमारे ओशंस है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सब का जो जितना भी पानी है, पानी बेशक बहुत है लेकिन पीने के लायक नहीं है। ठीक है, इसमें इतना नमक की कंसंट्रेशन हम वो पी नहीं सकते हैं। तो पीने के लायक फ्रेश वाटर है सिर्फ 3%। इसमें से जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए है, जो हमें अवेलेबल है, वो है 1.2%। ठीक है, अब आप देख लो कितना कम परसेंटेज है ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है फ्रेश वाटर, जो हम वहाँ पे पहुँच के पी तो नहीं सकते हैं। तो जो अवेलेबल है वो है 1.2%। ये बात समझ में आई? 70% है टोटल पानी, उसमें से 3% जो है फ्रेश वाटर। तो जो हमें अवेलेबल है पीने के लिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पज वो है 1.2%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कितने टाइप की गैसेज हैं। एक तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में? सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन, ये है 78%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, बाकी आते हैं ट्रेस गैसेस, मतलब उनकी कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा कम है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, दैट मीन्स कि ये पोल्यूटेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तो ये क्लाइमेट के लिए, अर्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CH4, CH4 किसका फॉर्मूला है, मीथेन का, ठीक है। एर्गॉन हुआ, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गई एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन की कौन कौन सी गैसेस हैं। तो ये आपको याद रखनी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एर्गॉन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी लेयर्स हैं। क्या है, लेयर्स। मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्या क्या लेयर्स हैं और क्यों लेयर्स बनाई हैं, किस बेसिस पे जो है ये लेयर्स बनाई गई है। देखो सबसे पहले आप ये देख लो, ये हो गया हमारी अर्थ की सरफेस, ठीक है। अब यहां से ये सूरज है, सन है, ये यहां से रेस पड़ रही है लैंड सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे। तो यहाँ पे जो सरफेस है ये हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो आयंस हैं, जो पार्टिकल्स है, जो एयर में प्रेजेंट है पार्टिकल्स, वो गर्म हो जाते हैं। जब कोई चीज गर्म हो गई यहाँ पे हवा में, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है। कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। तो जब ये यहाँ पहुंचती है, जब ये हायर आल्टीट्यूड पे पहुंचती है, तो ये कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, जितना टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर इसका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इसका टेम्परेचर कम है। देखो आपने देखा होगा, जैसे जम्मू एरिया में क्या होता है कि जम्मू का जो एरिया है वो लो अल्टीट्यूड पे आता है, ठीक है। वहीं पे अगर देखोगे आप, कश्मीर एंड लद्दाख का जो एरिया है वो हाई अल्टीट्यूड पे आता है। तो जम्मू का जो टेम्परेचर है, जम्मू में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है, बहुत ज़्यादा। आज देखोगे आप जून जुलाई में कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। वहीं पे कश्मीर में देख लो, लद्दाख में देख लो, उतना टेम्परेचर नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो हायर अल्टीट्यूड पे है। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे जो है, जब ये अल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं ये पार्टिकल्स, तो यहाँ पे ये कूल डाउन हो जाते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा, फिर कम 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 कम। तो वही मैं आपको यहाँ पे ये शो करूंगी। तो यहाँ ये हम इस तरह से शो करेंगे। देखो यहाँ से जो है इस तरह से जाएगा, ऐसे जो लेफ्ट में जा रहा है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो यहाँ से हम ये लेयर को क्लोज करते हैं। तो ये आ गई एक लेयर, ये हो गई अर्थ की सरफेस, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से पहाड़ हैं, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से पहाड़ हैं, पेड़ हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, ठीक है। ये अर्थ की सरफेस हो गई। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कम 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 कम, इस तरह से यहाँ तक पहुंच गया। तो इस लेयर का क्या नाम है, इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। क्या नाम है, ट्रोपोस्फियर। अब देखो एक चीज, देखो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो है टेम्परेचर का क्या पैटर्न रहता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है। हो गया, एक पॉइंट हमने पढ़ लिया। और क्या होता है ट्रोपोस्फियर में, और देखो क्या होता है, जितने भी ये वेदर के पैटर्न बनते हैं, चाहे बारिश होती है, बर्फ होती है, क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, वो इसी में होता है, ट्रोपोस्फियर में ही, ठीक है। दैट मीन्स दूसरा हमें ये भी आ सकता है एग्जाम में कि यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है कि ट्रोपोस्फियर में बताओ क्या क्या होता है। फिर ऑप्शंस में होंगे वेदर पैटर्न, तो आपको पता है कि यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में क्या बनता है, वेदर फॉर्मेशन, ठीक है। स्नो हो गया, रेन हो गया, वो इसी एरिया में। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं हम, ये लेयर हम क्लोज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ। देखो अब क्या होता है, नेक्स्ट लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है फिर से इंक्रीज हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये लेयर हम क्लोज करते हैं। ये आ गई हमारे पास दूसरी, ये आ गई हमारे पास दूसरी लेयर। इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। देखो पहली लेयर का नाम क्या था, ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर का नाम क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे जो एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, गैशियस आयंस प्रेजेंट है, ये एब्जॉर्ब करती है यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये काफी हार्मफुल है हमारे लिए। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज जो है डायरेक्ट पहुंच जाती है अर्थ पे, तो हमारी स्किन जो है इसमें पेनिट्रेट करके ये जो हमारा डीएनए है इसको डैमेज कर सकती है। उससे क्या होता है, म्यूटेशंस हो सकती हैं, स्किन कैंसर जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ये आयंस जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं,
पहले मैं टेम्परेचर का बताती हूँ, बाद में दूसरी चीज़ों का बताती हूँ। देखो अब जब इन्होंने एब्जॉर्ब किया दैट मीन्स कि ये गर्म हो गए फिर से। ये जो यहाँ पहले आयन जो ठंडे पड़े थे इन्होंने क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज अब्जॉर्ब करके ये जो पार्टिकल्स है फिर से गर्म हो गए और ये फिर से टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या हो गया, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो गया। तो आपको लॉजिक समझ में आया कि यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक है कि यहाँ पे इन्होंने एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से गर्म हो गए। ठीक है, और क्या चीज है स्ट्रेटोस्फीयर में? ओके, हमने देखा कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेड एब्जॉर्ब होती है, कर रहे ना एब्जॉर्ब यहाँ पे, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है ओजोन लेयर। यही ओजोन लेयर जो है इस अल्ट्रावायलेट रेज को, देखो ये जो ओजोन लेयर है काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ओजोन लेयर है ये किस लेयर में है। जो ओजोन लेयर है हमारी ये किस लेयर में है, ये है स्ट्रेटोस्फीयर में। इसका क्या काम है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो हार्मफुल रेज है, इसको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो खत्म करते हैं। देखो पहले क्या होता था, जो फ्रिज होते थे, रेफ्रिजरेटर्स होते थे, उसमें होता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता था कि वो जब एयर में चले जाते थे, ठीक, जब हम फ्रिज खोलते थे तो वो गैस रिलीज होती, वो फिर एटमॉस्फेयर में जाके जो है, या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। तो वो जब पहुंचते हैं वहाँ पे तो ये जो है ये डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। ठीक है, अब तो फ्रिज में ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो एक उनका पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकती है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हुई दैट मीन्स कि ये जो हार्मफुल रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये डायरेक्ट पेनिट्रेट कहाँ पे हो जाएंगी, अर्थ सरफेस पे। तो एक होल दिखा है, अंटार्कटिक होल है, अंटार्कटिक के ऊपर के रीजन में, वहाँ पे एक होल दिखा है, वहाँ पे जो है जो लेयर है वो डिप्लीट हुई है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर इसका नाम है। अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ओजोन लेयर है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर से जो है टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाता है। ये लेयर क्लोज कर दी, यहाँ ये लेयर भी क्लोज कर दो। अब हम आ जाते हैं तीसरी लेयर पे, इसका नाम है मीजोस्फीयर। इसमें जो आयन्स है काफी कम होते हैं, या अगर होंगे भी काफी दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बेशक यहाँ पे सूरज की जो है लाइट पड़ती है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब आयंस ही प्रेजेंट नहीं होंगे उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो फिर से डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट, इन्होंने एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर हाई हो गया। यहाँ पे जो है कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है आयंस नहीं है यहाँ पे अवेलेबल जो एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो ये होते हैं ना मेटेराइट्स होते हैं, जो वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, जो मेटेराइट्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब होता है। एक तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है फिर से। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लेयर पे। देखो ट्रोपोस्फीयर भी हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर भी हो गया, मीजोस्फीयर भी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेयर पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर से अगेन जो है टेम्परेचर फिर से राइज हो जाता है। ठीक है, इस रीजन को कहते हैं थर्मोस्फीयर। ठीक है, इसमें जो है अल्ट्रावायलेट जो है रेज आती हैं, एक्स रेज आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है यहाँ के जो आयंस इसको एब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर फिर से अगेन जो है राइज हो जाता है। तो इसके बाद आता है कुछ किलोमीटर के बाद यहाँ पे आता है आयनोस्फीयर। ये जो आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर में क्या होता है, देखो इसमें जो आयंस होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं रेडियो वेव्स को एंड उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो हम रेडियो सुनते हैं, जो वहाँ से वो सिग्नल वगैरह आता है, वो इसी की वजह से आता है, क्योंकि इसमें जो आयंस है वो इन रेडियो वेव्स को क्या काम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी की वजह से जो है रेडियो पे जो सिग्नल है इन्हीं की वजह से आता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो पहले एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड देन
दिस एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर के बारे में, किस तरह से यहाँ पे वेदर फॉर्मेशन होता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। फिर मेसोस्फेयर हो गया, फिर से टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाता है। फिर थर्मोस्फेयर जो है, उसके बाद हो गया आयनोस्फेयर। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके फर्दर जो होंगे वो टॉपिक को हम कवर करेंगे। सो थैंक यू।